नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो बेसिक होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में एज ए सिलेबस पढ़ेंगे ताकि एक कंसेप्ट बने हमारे अंदर। तो सबसे पहले जो इतिहास है यानी कि बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो इतिहास हो गया, उसके बाद से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि उस समय लेखन कला अथवा लिपि का विकास नहीं था या मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं था। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान था, उन्होंने जो कुछ लिखा उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है उसमें व्यक्तियों के पास, ये जो मानव उस समय रहा करते थे, उनके पास लिखने की क्षमता भी थी, लिखते भी थे, उनके पास लिपि भी थे और हमने पढ़ भी लिया। इस तरह से इनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आप एक शॉर्ट तरीके पर इसी तरह का डायग्राम बनाएं, अपने हिसाब से लिखें। जैसे मैंने लिखा है कि लेखन कला अथवा लिपि का ज्ञान नहीं, यहाँ लिखा है कि था पर हम पढ़ नहीं पाए। इसी के एग्जाम्पल में जो हड़प्पा है या वैदिक काल है, क्योंकि हड़प्पा काल में जितनी कुछ घटनाएं हुई, चूँकि उनका जो चित्र के माध्यम से उन्होंने अपनी लिपि का लिखा था वो हम समझ नहीं पाए, जिस कारण से उनके बारे में उतनी जानकारी अच्छी नहीं मिल पाती है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो उनके पास है और हमने पढ़ भी लिया है, तो उनके बारे में अच्छी जानकारी हमको मिल जाती है। उसके बाद से आते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ताकि हमारे अंदर जब मस्तिष्क में एक प्रकार का छोटा सा डायग्राम बन जाएगा कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है। और जब हम थोड़ा थोड़ा ही सही जानकारी जैसे इकट्ठा करने लगेंगे और एक कंसेप्चुअल चीज़ें बन जाएंगी, छवि बन जाएंगी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें देख सकते हैं पहला जो है वो पाषाण काल है, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल है और तीसरा जो है नव पाषाण काल है। इस तरह से इनको 3 भागों में बांटा गया है। कई बार पाषाण काल न दे करके मेलोजोइक युग दे देता है, बस बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप दोनों याद करें, मेलोजोइक और पाषाण काल याद करें। इसके बाद से इसको याद करने के लिए यहाँ देखिए मध्य पाषाण काल, मेसोजोइक, कुछ मिलता जुलता है ना, मध्य मेसोजोइक, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ नव पाषाण काल, नियोजोइक, ये भी मिलता जुलता है। और पहला जो है मेलोजोइक पाषाण काल, ये तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद से आखिर पाषाण काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमें वही चीज़ें देखनी है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया या जो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि पीसीएस, अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो वो ज़्यादा डीपली नहीं जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाषाण काल में ही जो मनुष्य है या मानव है वो गुफाओं में रहना शुरू किया, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद से इसी में चित्रकला का निर्माण हुआ, क्योंकि जो भीमबेटका गुफाएं हैं, भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, वो गुफा जो है उस पर जो चित्रकला दिखाया गया है वो चित्रकला इसी दौरान बनी है। उसके बाद से आग लगाना इसी समय सीखा था, मनुष्य ने आग लगाना भी इसी समय सीखा था। और जो बेलन घाटी सभ्यता है या सोहन घाटी सभ्यता है, जो कि सोहन नदी अभी तत्कालीन पाकिस्तान में है, तो ये जो सभ्यता फली फूली थी वो पाषाणकालीन सभ्यता थी। ये जो सभ्यता फूली फली है वो पाषाणकालीन सभ्यता थी। उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लें अन्य की, तब यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेसोजोइक युग या मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। उसके बाद से छोटे पत्थरों के जो नुकीले हथियार थे वो मध्य पाषाण काल में ही बनाए गए थे। उसके बाद से हमारा आ जाता है नियोजोइक युग यानी कि नवपाषाण काल। इसी नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि मनुष्य जो कृषि करता था उसके साक्ष्य कम मिले हैं, तो नवपाषाण काल में मिले हैं, जिसमें कि चिरांद छपरा में है, मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये 2-3 एग्जाम्पल हो गए। पहिए की खोज नवपाषाण काल में ही हुआ है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पहिए का खोज कब हुआ, ऑप्शन दे देगा नवपाषाण काल वगैरह, तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद से आता है कि आदमी के साथ बकरी का दफन के जो प्रमाण हैं वो इसी नवपाषाण काल में ही मिले हैं। उसके बाद से थोड़ा सा इन्हें हम साफ़ कर दें, फिर आगे आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बकरी के दफन का साक्ष्य, यानी कि देखिए इस
इस तरह का यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो उससे आपके अंदर लगभग 2-3 नंबर्स का एक कंसेप्ट बन जाता है कि हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस तरह आपके दिमाग में आ जाएंगी। इसको बना करके आप अपने पास रखें, 2-4 बार देखते रहें। एक ऐसा आपको डायग्राम टाइप का बनाना है, कॉन्सेप्चुअल बनाना चीज़ें जो कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाएँ और ये चीज़ें आप भूलेंगे नहीं और खुद से बनाएं। हमने एक बस आपको दिशा देने का काम किया है। उसके बाद से हमारा एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है सिंधु सभ्यता। ज़रा इसको देख लेते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता है वो काफ़ी, चलिए सबसे पहले इसके लिए तो क्षमा चाहेंगे क्योंकि पीडीएफ जो है वो थोड़ी सी साइड इसका रोटेट गलत हो गया है और समय अभाव के कारण पुनः इसे व्यवस्थित भी नहीं कर सकता। तो आइए इसी तरह से हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि सवाल आता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में लिखने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहीं से देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की अगर बात आती है तो सबसे पहले उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर देखते हैं और बिंदु पर जब देखेंगे तो उनके बारे में जानकारी हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम अब नगर नियोजन देख लेंगे, जैसे नगर नियोजन देख लेंगे, सामाजिक जीवन देख लेंगे, धार्मिक जीवन देख लेंगे, आर्थिक जीवन देख लेंगे और तत्कालीन विज्ञान की क्या लिमिट थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञान एवं तकनीक उस समय क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। विज्ञान एवं तकनीक उस समय क्या थी उसके बारे में जब देख लेंगे। इस तरह से इन 5 चीज़ों पर जब हम ध्यान देंगे तो हमारी चीज़ें जो होंगी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड या किसी टॉपिक पर अच्छी हो जाएंगे। देखिए मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप सिंधु सभ्यता ऐसे लिखें, उसके बाद सबका ऐसे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में 2-2, 3-3 लाइन ही सही जानकारी इकट्ठा रखें और जब इनको आप संयुक्त रूप से बनाइएगा तो आपके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं नगर नियोजन में तो सड़कों के बारे में, तो सड़कों के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, उस समय कच्ची सड़कें थीं और सड़कें अच्छी थी, सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थीं। उसके बाद से नाली देख सकते हैं, कुछ नाली जो पक्के ईंटों की बनी होती थी, कुछ नाली कच्चे ईंटों की बनी होती थी। नालियाँ जो होती थी ऊपर से ढकी हुई भी रहती थी। उसके बाद से यदि गली की बात करें तो गली 2-2 प्रकार के होते थे, एक सामने वाली से जो सड़क जाती थी और एक पीछे वाली गली होती थी। और जो घर के दरवाजे होते थे वो मतलब सामने की तरफ में नहीं खुला करते थे, गली में खुलते थे यानी पीछे की तरफ में खुलते थे ताकि धूल कण जो उड़े वो सामने वाले रास्ते से ज़्यादा उड़ते थे तो वो घरों में न पड़े। यानी कि उनकी जो नगर नियोजन था वो काफ़ी उन्नत थी। उसके बाद से यदि सभागृह की बात करें, स्नानागार की बात करें तो जो बृहत स्नानागार हैं वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं इस तरह से, और वो भी मतलब पक्की ईंटों वाले। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि उस समय का जो नगर नियोजन था वो काफ़ी विकसित था। ये एक लगभग जानकारी इतना आ गया। उसके बाद से हम आ जाते हैं सामाजिक जीवन पे। तो सामाजिक जीवन में आप देख सकते हैं भोजन। तो उस समय के जो व्यक्ति थे वो भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग करते थे। वे मछली वगैरह का भी प्रयोग करते थे। उसके बाद से और जो भी साग वगैरह है उसका प्रयोग तो करते ही थे। वस्त्र की बात करें तो दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उसके बाद से यदि आभूषण की बात करें तो आभूषण भी पहना करते थे क्योंकि उस समय सोने चांदी वगैरह का ये हो चुका था। उसके बाद से सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो कई जगह से काजल वगैरह प्रमाण मिला है और लिपस्टिक वगैरह का भी प्रमाण मिला है। तो इस तरह से यानी कि उस समय वो भी था। उसके बाद से यदि हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं समाधान प्रणाली, तो चूँकि उस समय समाधान प्रणाली भी 3 प्रकार के समाधान प्रणाली था। एक था मतलब आधा काट करके जलाया जाता था, एक पूर्णतः जलाया जाता था, एक दफना दिया जाता था, एक आधा काट करके दफनाया जाता था। इस तरह से 3 प्रकार से जो उस समय के लोग थे अपने समाधान करते थे। उसके बाद से हम आ जाते हैं धार्मिक जीवन पर। तो जो उनका धार्मिक जीवन था, उनका धार्मिक जीवन हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जो उनका धार्मिक जीवन था उसमें पुरुष देवता के रूप में थे, मातृदेव का बहुत मतलब ज़्यादा वैल्यू था। उसके बाद से पशु भी उनके प्रिय थे। तो एक श्रृंगी जो पशु है उनका मतलब उनका वो लोग पूजा करते थे। आप शायद मोहनजोदारो मूवी देखिएगा तो उसमें वो एक श्रृंगी पौधा अक्सर ऋतिक रोशन के स्वप्न में आता है, उससे चीज़ें कोरिलेट कर लीजिएगा। देखिए चीज़ें गलत नहीं होती हैं, उन चीज़ों को आप देखिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए। रिलेट करने के बाद ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मैं उससे याद रखता हूँ। उसके बाद से अपने नीचे नेक्स्ट में आ जाइएगा वृक्ष पूजा। चूँकि उस समय के लोग प्रकृति पूजा विशेष थे, यानी कि केवल प्रकृति चीज़ों का विशेषकर पूजा किया जाता था, इसीलिए वो वृक्ष पूजा करते थे। जल पूजा भी करते थे। उसके बाद से पशुओं की बलि उस समय भी दिया जाता था। उसके बाद से फिर आ जाते हैं आर्थिक जीवन पे। अब यहाँ से आप आर्थिक जीवन देख सकते हैं पशुपालन। तो उस समय पशुपालन मुख्य रूप से था क्योंकि
पशुपालन, उस समय सबसे पहले तो मनुष्य ने पशुपालन किया। पशुपालन के बाद से उस समय कृषि किया था, तो कृषि भी जौ, गेहूँ इत्यादि की खेती वगैरह 9 प्रकार के अन्न उगाते थे। उसके बाद से उद्योग की बात करें तो उद्योग उनका क्या था, उद्योग उस समय पत्थर वगैरह के, और उद्योग की बात करें तो कांसा वगैरह का भी था। उसके बाद से व्यापार बात करें तो व्यापार जो था उनका मेलुहा और मेसोपोटामिया की सभ्यता से उनका व्यापार होता था। यातायात की बात करें तो यातायात में वो लोग पैदल ही चलते होंगे उस समय। मापतौल की बात करें तो 16 भागों में उनका मापतौल विभक्त था। विदेशी व्यापार भी होता था, चूँकि मेसोपोटामिया की तरह विदेशी हुआ। मुद्रा की बात करें तो उसमें कोई मुद्रा नहीं था, ये लोग वस्तु से लेन देन करते थे। देखिए इस तरह से आप कंसेप्ट बनाइए कि अपने मन से बोल क्या सकते हैं, हम भी चीज़ें ये जो डायग्राम बनाए हैं उसके हिसाब से बोलना, हमने कुछ याद नहीं किया है और हमने आपको एक मतलब ढंग देने का चाहा है। उसके बाद से विज्ञान और तकनीक के बारे में देख लेते हैं। तो उस समय जो था तकनीक उन लोगों का काफ़ी उन्नत था। इसका एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हैं, चूँकि वे लोग उस समय ही दिशा सूचक यंत्र बना लिए थे, यानी कि शंख से दिशा सूचक यंत्र, जो कि लोथल जो है गुजरात में है, जहाँ की पोतगाह मिला है, यानी पतन डॉकयार्ड जो मिला है उसी के पास से दिशा सूचक यंत्र प्राप्त किया गया है। यानी कि जो लोग नावों का प्रयोग दिशा सूचक के हिसाब से मतलब पानी में अपनी दिशा ज्ञात करते थे कि हम किधर जा रहे हैं। उसके बाद से बर्तनों को पकाने के लिए ईंट भट्टों का प्रयोग उसी समय किया जा चुका था। उसके बाद से कांसा का निर्माण, चूँकि हम जानते हैं कांसा मिश्र धातु, यानी कि 2 किसी धातुओं को मिलाने से कांसा का निर्माण हुआ होगा, कापर और टिन का। तो कापर और टिन को गलाने के बाद उनको मिलाने का अनुपात जो होगा कहीं ना कहीं उनके तकनीक उन्नत होने का संकेत करता है। उसके बाद से हम आ जाते हैं बीज बोने का यंत्र, बोगस गोई से मिला है। उसके बाद से अब है नाव तथा जलपोतों का प्रयोग, यानी कि वो नावों तथा जलपोतों का प्रयोग करते थे। तो आखिर ये भी उनकी उन्नत जो तकनीक है उसको दर्शाता है। देखिए चीज़ों को ऐसे आप बनाएं, उसको अपने मस्तिष्क में बैठाएं, दोनों सब के बारे में। ऐसा जब आप करने में सक्षम हो जाएंगे तो समझिए कि आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट बन रहा है। और मेरा भी उद्देश्य वही है कि हम आपको एक अच्छा कंसेप्ट दे पाएँ। फिर हमारा आ जाता है चौथा, देख सकते हैं चौथा तो नहीं है, इसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है सिंधु सभ्यता का पतन। तो सबसे पहले चूँकि सिंधु सभ्यता के बहुत से स्थल हैं, जिसमें कि यदि मोहनजोदाड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, चनौदड़ो की बात करें, उसके बाद से राखीगढ़ी की बात करें, उसके बाद लोथल, बहुत से हैं। तो इतने सभी स्थलों का अगर नष्ट हो जाता है कुछ ही कोई एक कारण से, तो ये सही जान नहीं पड़ता है। अर्थात जितने भी विद्वान लोग हैं, जो भी अपना अपना मत दिए हैं, वो लगभग सब सही हो सकता है, क्योंकि कोई एक मत उतनी बड़ी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कारगर साबित नहीं होगी। तो आइए विभिन्न विद्वानों के मत को देखते हैं। तो आखिर बाढ़ जो है, मार्शल और मैके ने कहा था कि इसके नष्ट होने का कारण जो था बाढ़ था। बाढ़ आया था, और जैसे कि मोहनजोदड़ो मूवी में बाढ़ ही दिखाया गया है, क्योंकि बाढ़ आता है और सभी लोगों का पतन हो जाता है। फिर ऑरेल एस्टाइन एवं अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन कारण बताया है। उसके बाद जो मार्शल हैं उन्होंने प्रशासनिक शिथिलता बताई है, यानी कि उन सब के अंदर जो प्रशासनिक शिथिलता का अर्थ हो गया, अगर कोई नेतृत्व विहीन हो गए होंगे, सो आपस में कुछ मतलब अकस्मात घटनाएं घट गई होंगी जिनके कारण उनका नष्ट हो गया होगा। फिर आता है एम.आर. साहनी और आर.एल. राइक्स और एम.आर. साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से ये नष्ट हो गए होंगे। उसके बाद से गार्डन, चाइल्ड और पिगट के द्वारा कहा जाता है कि बाह्य आक्रमण के द्वारा वो लोग नष्ट हुए। उसके बाद से के.यू.आर. कैनेडी जो कहते हैं कि महामारी के कारण ये नष्ट हुए हैं। इस तरह से सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार बताए जाते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो हमें ये देख लेना होता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बाढ़ किन के द्वारा कहा जाता है या शंका जताया जाता है, तो याद रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिलेंगे फिर आपको कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।